मेरे जे एडवांस के पहले एक टाइम ऐसा ऐसा आ गया था कि मॉक टेस्ट में कंटिन्यूसली कम नंबर आ रहे थे। बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। मैं बिलीव रखूँ अपने ऊपर कि मैं अच्छा करके आऊँगा, मैं अपने कैपेबिलिटी तक तो एटलीस्ट कर ही आऊँगा। तो तब मैंने डिसाइड किया कि So hey everyone, welcome back to the channel. In this podcast, I will be talking about how to secure high ranks, and here the guest is Bhaskar Jyoti. He has secured already All India rank of 500 in JEE Mains and as well as 100,000 rank in JEE Advanced. तो आज काफ़ी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे, ऑनेस्ट ओपिनियन जानेंगे किस तरीके से इतनी हाई रैंक सिक्योर की जाती हैं इतने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक IIT JEE। और अगर तुम नीट के स्टूडेंट भी हो तो फिर तुम ये पॉडकास्ट देख सकते हो। इसमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या शेड्यूल रहता है, किस तरीके से डिस्ट्रैक्शंस कम की जाती है और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो भास्कर। हाँ, तो मेरे बारे में एक बेसिक इंट्रो तो भैया ने दे ही दिया। तो माय नेम इज़ भास्कर ज्योतिदास एंड आई एम फ्रॉम अगरतला त्रिपुरा एंड आई एम जॉइनिंग IIT मद्रास इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इन फर्स्ट ईयर। सो इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो कुछ डाउट्स अगर फिर भी आपके रह जाए तो पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर देम। एंड सो स्टार्ट करते हैं। तो भास्कर, हाउ यू फील आफ्टर सिक्योरिंग सच अ हाई रैंक? हाँ, अभी तो अच्छा ही लग रहा है बहुत। कॉलेज भी स्टार्ट हो चुका है तो हाँ, काफ़ी अच्छा ही लग रहा है। अच्छा, अगर मैं JEE की बात करता हूँ तो तुमने स्टार्ट कहाँ से किया था? कब तुमने प्लान किया कि मुझे IIT JEE के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, या किस तरीके से तुमने स्टार्ट किया? हाँ, तो एक्चुअली मेरे मम्मी पापा मैथ्स के टीचर है दोनों। तो एक्चुअली स्टार्टिंग से डिसाइडेड था कि हम इंजीनियरिंग ही करेंगे। एक्चुअली आई ऑल्सो हैव ए ट्विन ब्रदर, तो हम दोनों इंजीनियरिंग करेंगे। 10th में ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया था एंड फिर 11th में फिर रेस्पेक्टिव कोचिंग में एडमिशन लिया। ओके, तो कोचिंग तुमने कोटा से की? क्योंकि काफी बच्चों के मन में डाउट होता है कि कोटा में इतनी हाई रैंक सिक्योर की जा सकती है। तो एक बार क्लियर कर दो कि तुमने कोटा के स्टूडेंट हो या होम टाउन में रहकर? नहीं, मैं तो होम टाउन में रह के इंडिविजुअल कोचिंग से पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा कोचिंग सेंटर है नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक जगह से पढ़ सकूँ। तो मैक्सिमम यहाँ पे इंडिविजुअल कोचिंग ही प्रेफर करते हैं। तो मैंने भी ऐसा ही किया। मतलब इंडिविजुअल कोचिंग में एक दिक्कत आती है कि हाँ, इंडिविजुअल कोचिंग में एक दिक्कत आती है कि ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। तो इसलिए टीचर के प्रीवियस रिकॉर्ड्स चेक करने पड़ते हैं कि टीचर से स्टूडेंट मतलब कैसे परफॉर्म किया लास्ट ईयर में। तो ये सब चेक करना पड़ता है। और एक फ़ायदा भी है कि बच्चे कम रहते हैं तो इंटरेक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है स्टूडेंट टीचर के साथ। तो ये एक आई थिंक बेनिफिट है इंडिविजुअल फोकस कर पाता है बेसिकली जो जितने हाँ स्टूडेंट्स होते हैं। क्योंकि बड़ी कोचिंग में हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो एज अ मतलब डाउट क्लियरिंग एक मतलब बड़े कोचिंग में डाउट क्लियरिंग के लिए अलग से फैकल्टी और फिर पढ़ाने के लिए अलग से फैकल्टी। तो यहाँ पे स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन इतना नहीं हो पाता जितने इंडिविजुअल कोचिंग में हो पाता है। अच्छा भास्कर, ये होता है जैसे हम लोग JEE की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, राइट? हम लोग 10th के बाद हम लोग को चॉइस करने होते हैं कि हम लोग को JEE करना है या नीट करना है। तो तुम्हारे किस तरीके से तुमने बोर्ड्स और JEE को मतलब फोकस किया, किस तरीके से तुमने चीजें की? तो मैं तो बोलूँगा कि मैंने तो स्टार्टिंग में बोर्ड्स पे बिल्कुल फोकस नहीं किया। मतलब मैं सोच के रखा था कि लास्ट के जो 2-3 महीने बचेंगे तब मैं बोर्ड्स का पढ़ लूँगा। तो मेरे स्कूल में भी मतलब बहुत कम नंबर आते थे एग्ज़ाम में, तो मैंने बोर्ड को फोकस नहीं किया। एंड स्कूल भी ऐसा ही था कि मतलब हफ्ते में 1-2 दिन जाओ या फिर मत ही जाओ। और 12th में तो स्कूल गया ही नहीं, और ऑनलाइन क्लास होता था वो अटेंड नहीं करता था। तो स्कूल का कोई ऐसा प्रेशर था नहीं, तो बोर्ड के लिए मुझे इतना दिक्कत नहीं हुआ। तो यही है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि बोर्ड्स पर सबसे पहले फोकस करें, ऐसा नहीं है। तुम चाहो तो अगर तुम्हारे JEE फोकस है, तुम्हें JEE को टारगेट करना है, तुम्हें हाई रैंक सिक्योर करनी है, तो जो बोर्ड्स वाली चीजें हैं वो काम ऑब्वियसली आएंगी, बट तुम्हारा मेन फोकस जो है JEE पे रहना चाहिए, जो कि मेन एग्जाम है। हाँ, मतलब अगर JEE पे फोकस करोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो ऐसे हो ही जाएगा। और फिर इंग्लिश वो टाइम निकाल के पढ़ लो, IP जो भी है तुम्हारा वो टाइम निकाल के पढ़ सकते हो। तो बोर्ड का ऐसा कोई दिक्कत आता नहीं है। तो यही बस। हाँ, और अच्छा भास्कर, ये होता काफी स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है। जब मैं अपनी कोचिंग स्टार्ट करने वाला था तब मेरे भी माइंड में था कि इस कोचिंग इम्पोर्टेंट फॉर क्रैक JEE, मतलब कोचिंग ही कंपलसरी है, विदाउट कोचिंग भी कोई कर सकता है? नहीं, मतलब ये तो थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल टाइप का हो गया, क्योंकि कोचिंग इज मतलब कोई बच्चे होते हैं कि कोचिंग के बिना भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, और कोई होते हैं कि अच्छी खासी कोचिंग ले रखी है उन्होंने बट फिर भी उतना अच्छा नहीं कर पाते। तो ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। फिर भी मैं बोलूँगा कि अगर एक गाइडेंस हो अच्छा तो अच्छा रहता है। मतलब पता होना चाहिए ना, मतलब किस
डायरेक्शन में पढ़ना है, कौन से टॉपिक में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए, नोट्स कैसे बनाना चाहिए। क्योंकि देखो अच्छे टीचर्स तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, मतलब यूट्यूब में फ्री आपको अच्छे टीचर्स बहुत मिल जाएंगे, लेकिन एक गाइडेंस की कमी रहती है। तो मैं कहूँगा कि कोचिंग इज़ नेसेसरी फॉर दैट गाइडेंस। एंड अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे जर्नी में, मतलब पूरे जेई जर्नी में गाइडेंस का बहुत बड़ा हाथ था मेरे फिजिक्स के टीचर के, क्योंकि उन्होंने मुझे थ्रू आउट द जर्नी, मतलब हमें सबको ही बहुत मोटिवेटेड रखा एंड बोल दिया था कि नोट्स कैसे बनाने हैं ऐसे करके। तो गाइडेंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रहता है। तो अगर तुम्हारे मन में यार डाउट है ना, जो तुम ये वीडियो देख रहे हो कि कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्वेश्चन ये नहीं है अगर एफोर्ड कर सकते हो, हाँ, अगर हाँ, एफोर्ड मतलब अगर एफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली ले लो। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो अपना खुद का सेल्फ डिसिप्लिन बना के यूट्यूब से ही पढ़ना पड़ेगा, और कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। काफी सारे टीचर्स अब आ चुके हैं जो कि बहुत हाई लेवल पढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ, उसकी भी टेंशन नहीं और बहुत कम प्राइस में कोर्सेस है। हाँ, बहुत कम प्राइस है। जैसे कोचिंग बहुत तो कम प्राइस 1-1.5 लाख तो आराम से चला जाता है। हाँ हाँ हाँ, और ऑनलाइन कोचिंग तो बहुत ही, मतलब अब तो इतना सारा ऑनलाइन कोचिंग आ चुका है कि बहुत कम प्राइस में आपको बहुत अच्छे से टीचर्स मिल जाएंगे। तो एफोर्ड ना करने वाले तो कोई बात ही नहीं है, एफोर्ड तो कर ही सकते हो। ये सिर्फ बहाना मत दो कि एफोर्ड नहीं कर सकते, यूट्यूब से पढ़ सकते हो। लेकिन नहीं, मैं कहूँगा कि कोचिंग में जा सकते हो तो जाओ। काफी लोग अब देख रहे हैं तो ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि जितनी भी कोचिंग जो चलती थी उनका थोड़ा रेशियो अभी इस टाइम पे कम है ड्यू टू कोविड। मी टू हो सकता है, बट ये रीजन है। तुम सोच रहे हो यार कि मैं ऑनलाइन करके निकालूंगा, तो सबसे पहले चीज है सेल्फ डिसिप्लिन। अब तुमने सेल्फ डिसिप्लिन ये तो आना चाहिए। कोचिंग भी अच्छी से अच्छी कोचिंग चले हो, तुम्हारा रिजल्ट नहीं आने वाला। नहीं आने वाला। ओके, तो अब यार जैसे हमने कोचिंग की बात करी कि कोचिंग अगर अफोर्ड कर सकते तो यार डेफिनेटली लो, वरना अपने सेल्फ डिपेंडेंट होके काफी चीजें कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि रिसोर्सेज फॉर यूट्यूब, ठीक है। आप कौन कौन से रिसोर्सेज लाइक यूज कर सकते हो, बुक्स, मटेरियल, या कौन कौन से चैनल को सजेस्ट करना चाहोगे? तो बुक्स तो मैं कहूँगा कि बुक्स आपके जैसे टीचर सजेस्ट करे वैसे ही खरीदो, क्योंकि मुझे भी इतना कुछ आइडिया नहीं था कि कौन सा बुक खरीदना चाहिए। तो जैसे मेरे टीचर ने सजेस्ट किया मैंने वो ही किया। और यूट्यूब चैनल तो बहुत कुछ अवेलेबल है। अगर फिजिक्स के लिए बोलो तो फिजिक्स गैलेक्सी करके आशीष अरोड़ा सर की है, वो बहुत अच्छी है, मतलब आपकी पूरी प्रिपरेशन वहाँ से हो जाएगी। और फिर जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जैसे वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, उसके लिए आप फिजिक्स वाला का यूट्यूब चैनल देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है। एंड केमिस्ट्री के लिए तो मुझे इतना कुछ सुना है कि काफी बढ़िया जो अभी फिजिक्स वाला के भी है। हाँ, सारे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं। देखो ये वीडियो प्रमोशन नहीं है, बट नहीं वीडियो प्रमोशन नहीं है, बट प्लेटफॉर्म्स हैं। मतलब मैंने अपने टाइम पे जो यूज़ किया मैंने वही बता रहा हूँ। हाँ, और केमिस्ट्री के लिए तो मुझे इतना कुछ अच्छा, मतलब मैंने यूट्यूब से ज़्यादा नहीं पढ़ा। केमिस्ट्री के लिए तो मेरे जो लोकल टीचर थे वही उन्हीं का यूट्यूब पे चैनल है, लर्न केम बाई जीटी करके, वो देख सकते हो, वो काफ़ी अच्छा है। एंड मैथ्स के लिए भी मैंने यूट्यूब से ज़्यादा नहीं पढ़ा, बस वो प्रोबेबिलिटी पीएनसी का जो सेक्शन था वो मैंने अनअकैडमी के समीर सर के वीडियो से किया था, वो काफी अच्छा है। मतलब हर एक फॉर्मूला कोचिंग के मॉड्यूल्स वगैरह देखो जिसमें प्रॉब्लम है, वो चीज इंटरनेट पे सर्च करके तुम क्लियर डेफिनेटली कर सकते हो। हाँ, मतलब टॉपिक वाइज जाओ, ऐसा नहीं कि मैथ सिर्फ मुझे एक ही जगह से पढ़ना है, नहीं, मतलब टॉपिक वाइज जाओ। जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने वो प्रोबेबिलिटी पीएनसी के लिए समीर सर की वीडियो देखा था, वो अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पे फ्री पढ़ाते थे। हाँ, समीर चिंचोलिया के साथ, वो काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब हर एक फार्मूला डिराइव करके पढ़ाते हैं, तो काफ़ी अच्छे से समझ आती है। और काफ़ी लोग जैसे कमेंट करते हैं कि भैया इस मॉड्यूल मॉड्यूल से ही सारी चीज़ हो जाएंगी, मॉड्यूल वर्सेस अदर जो बुक्स होती हैं, जो पॉपुलर बुक्स हैं, तो क्या प्रेफर करनी चाहिए उन दोनों में से? हाँ, अगर मतलब मॉड्यूल से तुम प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो अच्छे से तो देन यू शुड गो विथ मॉड्यूल। बट अगर तुम्हारा कोचिंग मॉड्यूल खत्म हो चुका है, तुमने रिविजन भी कर लिया, देन यू कैन गो फॉर बुक्स। इन बुक्स भी मैं वही सजेस्ट करूंगा जो कि इंडियन ऑथर्स की बुक है, मतलब फॉरेन ऑथर्स की बुक आपको कई सारी मिल जाएगी, वो ऑर्डर्ड नहीं है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे हाँ, नहीं, मतलब मैंने तो फॉरेन ऑथर्स की बुक एक था, मतलब मैंने जब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब मैं कल्पित फिरोल की वीडियो देखता था, एंड फिर उन भैया ने सजेस्ट किया कि फिजिक्स के लिए इरोडोफ कोड, तो ये सब खरीदने के लिए, हाँ, जेडीली, तो मैंने वो सब खरीद लिया, लेकिन मैंने उसे खोल के ही नहीं देखा, मतलब मुझे समझ नहीं आया।
तो फाइनली तुम मतलब मैं सजेस्ट करूंगा कि जो जेई रिलेटेड इंडियन ऑथर्स की बुक आती है वही तुम खरीदो, बेस्ट है वो। हाँ, अगर तुम वरना जैसे टाइम स्टार्ट वेस्ट करो होगा। तो सबसे पहले तुम्हें इंडियन ऑथर्स की ही बुक करनी चाहिए। अगर तुम जैसे वो चीज कंप्लीट कर लेते हो और तुम्हें और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, ठीक है, तो तुम डेफिनेटली मतलब वो जा चीज तो सकते मेन हो, है, मतलब तुम्हारी कोचिंग choice मॉड्यूल तो मेन है। है, वो चीज वो मेन है, पहले खत्म करना वो चाहिए। चीज हाँ कंपलसरी है, हाँ हाँ। वो पहले खत्म करनी चाहिए। हम्म। और एक और बहुत ज्यादा डाउट आता है, बट ये टॉपिक काफी अंडररेटेड है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ नोट्स। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, लोग इससे इग्नोर करते हैं। तो तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रहता था नोट्स बनाना? हाँ मतलब बाद में आपको रिवीजन तो नोट से ही करना पड़ेगा। आप तो किताब खोल के तो रिवीजन करोगे नहीं, तो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए नोट्स तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मतलब क्लास नोट्स, अगर क्लास में बैठे बैठे आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हो तो वो तो बेस्ट है। तो आपको रिवीजन के लिए और कुछ नहीं चाहिए, तो यही है। अगर जैसे तुम किसी और के नोट्स पढ़ते हो, ठीक है, तुम्हें अगर 5 घंटे लगते हैं समझ नहीं आएगा। और हाँ, वही अगर तुमने नोट्स बनाए होंगे ना, तो वो तो 1-2 घंटे में करते हैं। हाँ हाँ। 1-2 घंटे में हो जाएगा। सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है, तो बहुत इसे इग्नोर मत करना है, नोट्स जरूर से बनाना अगर तुम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो या इवन नीट की भी कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, बात करिए, बताओ, तुम्हारी ऑल इंडिया रैंक 500 है मेंस में, ठीक है, हाँ, और JEE एडवांस में अंडर 1000 रैंक है, तो 955, तुम्हारा टाइम टेबल क्या रहता था? अच्छा, तो टाइम टेबल के ऊपर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक वीडियो बना रखा है, पर मैंने आपको अगर यहाँ पे मैं आपको कॉन्साइजली बता दूँ तो मैं उठता था 7 से 8 बजे, एंड फिर 2 घंटे में वो चीज़ पढ़ता था जो याद करने वाली चीज़ है। जैसे मुझे याद है कि मैं केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक ज़्यादा पढ़ता था, एनसीईआरटी, एंड फिर लाइक ऑन एन एवरेज मतलब मेरा कितने ऐसा आवर्स था में लाइक देते थे तुम? ऑन एन एवरेज तो 10 से 12 घंटे। मतलब मैं यही इंश्योर करता था कि एटलीस्ट 10 से 12 घंटे पढ़ पाओ हर दिन। तो मैं हमेशा सोने से पहले रात को ये प्लान करके सोता था कि नेक्स्ट दिन क्या करूँगा। तो मेरा ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता था टाइम टेबल। कुछ लोग कहते हैं कि इतने हाई अगर रैंक चाहिए तो लाइक 14 घंटे पढ़ने पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हाँ हाँ, 10 से 12 ये घंटे डिपेंड करता है। कंसिस्टेंटली करो, जो कुछ भी करो। हाँ, कंसिस्टेंटली, हाँ, हर दिन करो। हाँ, कंसिस्टेंटली, हाँ, क्योंकि अगर तुम लोग बीच में मतलब थोड़ा ऐसा सा नहीं gap कि डाल ऐसा दिया नहीं कि ना, हाँ हाँ वो बहुत बहुत रैंक तुम्हारे पीछे कर देगा वो चीज। हाँ हाँ, मतलब कंसिस्टेंसी चाहिए, यही है, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी सबसे चाहिए main और कुछ। consistency, हाँ। किसी भी जेई टॉपर से पूछोगे वो एक ही तुम्हें चीज सजेस्ट करेगा, कंसिस्टेंसी। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। तुम्हें जब तुम पढ़ोगे तो ऑलरेडी तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट की, क्योंकि ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कोचिंग वगैरह में वो मॉक टेस्ट को ना इग्नोर करते हैं कि अभी पढ़ा नहीं है, हाँ, बाद में कर लेंगे। वो डर लगता है उन्हें। तो हाँ, तो वो कितना इंपॉर्टेंट था तुम्हारे लिए? तो मॉक टेस्ट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मॉक टेस्ट से ही देखोगे कि आप अपनी प्रिपरेशन में सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं, अपने वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करोगे। और मेन जो है वो है कि एग्ज़ाम टेम्परमेंट एक बिल्ड हो जाता है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपको एग्ज़ाम हॉल में जाके बहुत कन्फ्यूजन होगा, बहुत अपना माइंड ब्लैंक भी हो जाता है कई लोगों का। तो ये मॉक टेस्ट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें इग्नोर मत करो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो जाके मॉक टेस्ट दो, नहीं, ये नहीं है। एटलीस्ट इंश्योर करो कि अपना 70-80% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर जाके मॉक टेस्ट दो, यही है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ तुमने लाइक प्रिपरेशन हाँ, की और फिर तुम सोच रहे हो कि मेरी पूरी हो जाएगी तब मैं मॉक टेस्ट करूंगा, नहीं, तो वो सबसे बड़ी गलती होगी। हाँ, हाँ। मतलब और जो नहीं, टॉपिक on an तुम्हें average आते तुम हैं कितने कोशिश। कितने मॉक हाँ, टेस्ट देते थे ऑन एन एवरेज? हाउ मच? तो मॉक टेस्ट तो लाइक शुरुआत में तो महीने में 1-2 मॉक टेस्ट, वो मेरे फिजिक्स के जो टीचर थे वही मतलब कंडक्ट कराते थे, फुल टेस्ट, पीसीएम का फुल टेस्ट। एंड फिर जब लास्ट के 3-4 महीने, तब तो ऑलमोस्ट हफ्ते के 2-3 मॉक टेस्ट तो हो ही गए थे। एंड लास्ट के 1 मंथ में मुझे याद है मैं डेली का एक मॉक टेस्ट देता था जेईई मेन का। तो वो मैं मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता। तो भास्कर ने पहले तो mock test काफी जेईई important मेंस के देने स्टार्ट किए थे, देन आई थिंक देन एडवांस के जेन last जेईई में। मेंस का, हाँ, जेईई मेंस का खत्म होने के बाद एडवांस का। हाँ, और एक और चीज होती है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट्स, क्योंकि काफी लोगों से मैंने सुना है कि वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि ये सब्जेक्ट ये वीक है तो मैं इसे कम प्रायोरिटी दूंगा, नहीं, और ये ऐसा नहीं मेरा करना काफी चाहिए। बढ़िया है तो ये करना है। मतलब ये तो रखो ही मत, फेवरेट सब्जेक्ट नाम की कोई चीज़ ही मत रखो। हर हमें पढ़ना है, क्योंकि वही। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो 100 सब सेम ही मार्क्स है। तो फोकस करो कि मतलब केमिस्ट्री में अपना ज़्यादा कर सको, क्योंकि केमिस्ट्री अगर जेईई मेन का देखो तो 90-95% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। तो केमिस्ट्री को NCERT must। हाई स्कोरिंग बनाना चाहिए। हाँ हाँ।
तो सब्जेक्ट पे ऐसा मत करो कि मैथ्स टफ लगता है तो मैथ्स करूंगा ही नहीं, नहीं मतलब सब केमिस्ट्री अपना ऐसा इक्वल सब्जेक्ट फोकस है करने की तुम ट्राई अगर करो। कम पढ़ के भी जाओगे ना और तुम्हें हाँ हाँ, concept तो भी हो clear जाएगा। बहुत जल्दी तुम टिक कर दोगे, तुम क्वेश्चन देख के टिक कर हाँ सकते हो अगर हाँ, तुम्हारा मतलब motivation है तो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़ रखा है तो आराम से हो जाएगा, 80 to 90% क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। तो केमिस्ट्री में टाइम भी कम लगता है और मार्क्स भी ज्यादा। हाँ, तो ऐसे ही तुम्हें करना है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट को कम तुम्हें नहीं हाँ, देखना नहीं, है कि ऐसा ये मत मेरे करो। को आता है तो मैं इससे कम दूंगा, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि तुम लास्ट में देखोगे तो सेम मार्क्स के ही हैं तीनों सब्जेक्ट्स, हाँ हाँ 100 मार्क्स के, तो उसमें वैसे ही समझ लो, बट होता है। हाँ, अच्छा एक चीज और देखें, जैसे यार जेई की प्रिपरेशन करते हो और काफी ज्यादा प्रेशर हो जाता है, काफी सारी चीजें हो जाती हैं, लाइक कुछ भी हो हाँ, रहा है, डिप्रेशन में मन चले नहीं जाते लग रहा हैं। है, कभी कभी हाँ, हाँ। डिप्रेशन टाइप का थोड़ा फील हो रहा है, थोड़ा लो फील हो रहा है, तो उस जो डिमोटिवेशन से तुम कैसे डील करते थे? तो मेरा तो एक ही था कि जब मॉक टेस्ट में कम नंबर आता है तो बहुत डिमोटिवेशन हो जाता था। हाँ। तब तो मैं एक ही चीज करता था, तब मैं और ज्यादा पढ़ता था। मुझे याद है कि अगर मतलब पढ़ाई में मन लग गया तो डिमोटिवेशन कुछ आता ही नहीं। और फिर ये एक ही टारगेट रहता था कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में तो अच्छा स्कोर करूंगा। तो ये अगर माइंड में बैठ गया तो डिमोटिवेशन तो मतलब आएगा ही नहीं। यही है। और तो डिमोटिवेशन आता है कि अगर अगर हाँ हाँ, और डिमोटिवेशन आता है कि अगर टीचर जो पढ़ा रहे वो अगर ठीक से समझ नहीं आए तो मैं ये करता था कि मैं अपना कन्फ्यूजन जो होता था वो कॉपी में एक जगह लिख लेता था एंड फिर वो यूट्यूब से कवर करता था, क्योंकि यूट्यूब में आपको बहुत सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे अच्छे। और आज के टाइम पे यूट्यूब हाँ, पे इतने सारे रिसोर्सेज हैं, तुम एडवांस की भी हाँ, हाँ। प्रिपरेशन कर सकते हो और तुम्हें सही मतलब से हमारे टाइम में resources तो मिल इतना जाएंगे। नहीं था। हमारे टाइम में सिर्फ मतलब मुझे याद है जब 11th में था मैं, तब सिर्फ फिजिक्स वाला करके एक चैनल था हाँ, तब, बस और फिजिक्स ज्यादा वाले ने कुछ नहीं सारे था। वो सिलेबस कंप्लीट कर रखा था, वो भी हाँ, हाँ, लाइक physics, ज्यादा chemistry के लिए। मतलब वो नहीं था। हाँ, वही। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे काफी एवरेज स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है, मैं भी एवरेज स्टूडेंट था, तो एक पता नहीं कहीं मन में डर होता है कि अगर यार जेई नहीं निकला तो मतलब मैं जेई निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा, तो मतलब मैं तो तुम्हारे कहूँगा, हिसाब से हाँ, क्या लगता है, कैन एन एवरेज स्टूडेंट कैन क्रैक जेई? तो मैं तो कहूँगा कि इस सब के बारे में सोचो ही मत, बट बस अपना कोशिश रखो कि डेली टारगेट ये अचीव कर सको। बस डेली टारगेट बनाओ, वीकली टारगेट बनाओ, ये अचीव कर सको। ये सोचो ही मत कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं नहीं कर सकता। देखो मतलब रिजल्ट तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, यही है रिजल्ट कि तुम सिर्फ अपने preparation हार्डवर्क तुम्हारे हाथ में को कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, सिर्फ अपने हार्डवर्क को कंट्रोल कर सकते हो, बस अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। फिर एग्जाम अगर होगा तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो भी ठीक है, हम कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेंगे। तो इतनी हाँ, सारी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी है सीखेंगे अभी ना यार। तो। मतलब अब तुम हाँ, हाँ। प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तुम तभी लकी हो क्योंकि तुम प्रिपरेशन कर रहे हो। उन लोगों से पूछो जिन लोगों ने प्रिपरेशन ही नहीं किया है, वो प्रेशर ही हैंडल नहीं किया है, तो वो चीज एक प्लस पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि एवरेज स्टूडेंट नहीं करते, एवरेज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एवरेज। मतलब ये तो सोचो ही मत कि क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकता। यही इस सब की टेंशन हमें नहीं लेना। मतलब कुछ चीजें तो आई थिंक भगवान के ऊपर छोड़ दो, अपना जो मेहनत है वो हाँ, अपना कुछ लोग करते होता रहो, है। कंसिस्टेंसी है। सही बात है। हाँ, तो ऐसा नहीं है यार, तुम अभी अपने आप को अगर तुम कम हाँक रहे होगे, ऐसा नहीं है, तुम थोड़े थोड़े लाइक गोल्स बनाओ कि मुझे ये टॉपिक समझ में आया, हाँ, तो मतलब अपना मोटिवेशन आती करने की। डेली गोल्ड बनाओ। अगर तुम जैसे डिमोटिवेशन बस जेई के प्रिपरेशन में तब आती है जब कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारे मॉक टेस्ट खराब जा रहे हैं, तब वो डिमोटिवेशन टाइप का आता है। बट अगर तुम उसी चीज पर फोकस कर लोगे ना तो सारी चीज शॉर्ट आउट रहेंगी, तुम डेफिनेटली बढ़िया कर सकते हो अपने जेई के एग्जाम में। हाँ हाँ, कर सकते हो बहुत। एंड अच्छा, और एक चीज और आती है भास्कर, तो अब ये बताओ कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है। मतलब कोई भी जो अभी अपकमिंग एक्सपेरेंट्स हैं जो जेई देने वाले हैं, वो भी चाहते हैं कि तुम्हारे ऐसे लाइक 500 रैंक्स 300 रैंक्स जो सबसे जो हाई रैंक्स होते हैं, टॉप 1% होता है, वो किस तरीके से लाइक उसकी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रह सकती है तुम्हारे साथ? तो ऐसी तो मतलब बेस्ट स्ट्रेटेजी तो कुछ है नहीं। मैं तो एक ही बोलता हूँ हमेशा कि हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, यही है बस। मतलब घूम फिर के बस यही है। मतलब कोई कुछ भी बोल दे, उसका मेन जो क्रक्स है यही है, हार्ड वर्क कंसिस्टेंसी, यही करना चाहिए। फिर इसमें एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं है। एक और चीज देखो, हार्डवर्क के साथ अगर तुम स्मार्ट वर्क भी करते तो भी बहुत स्मार्ट बढ़िया है, वर्क क्योंकि कुछ स्मार्ट कुछ वर्क ऐसी तो चीजें होती हाँ, हैं मतलब स्मार्ट वर्क तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टाइम जिसमें है। तुम्हें, हाँ, क्योंकि तुम्हें टाइम उसमें कम स्पेंड करना है, बट उसमें तुम अगर ज्यादा टाइम स्पेंड कर दोगे तो वो एक तरीके से तुम्हारी प्रोडक्टिवनेस बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे तुम्हें कुछ भी सब्जेक्ट आता है, ठीक है, बहुत अच्छे से आता है और तुम उसके क्वेश्चंस भी कर चुके हो,
और तुम सेम टाइम के क्वेश्चन बार बार कर रहे हो ना, तो वो चीज नहीं करनी है तुम्हें। करो बट एज अ टाइम इंटरवल कुछ टाइम के बाद करो, क्योंकि तुम्हें क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, तुम्हें क्वालिटी पे फोकस करना है। ठीक है कि किन किन वेराइटीज के मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, क्योंकि सेम क्वेश्चन करने, क्योंकि काफी लोग होते हैं जो ना सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट करके करते रहते हैं। नहीं ऐसा नहीं। और उसी से करते हैं, तो वो चीज नहीं करनी है। तो मैं तो कहूँगा कि जो भी मतलब जो भी अगले साल जेई देने वाले हैं वो अपना केमिस्ट्री पे फोकस रखो, एनसीईआरटी केमिस्ट्री पे, क्योंकि घूम फिर के वही से मतलब क्वेश्चन आते हैं। तो अपना केमिस्ट्री अगर स्ट्रांग हो गया तो एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, एंड एग्जाम हॉल में टाइम भी कम लगता है केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने में। एंड मैथ्स के लिए तो मैं बोलूँगा कि जितना प्रैक्टिस कर सको उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर आप जेई मेन के इस साल के क्वेश्चन देखोगे तो काफ़ी टफ है मैथ्स के क्वेश्चंस। तो जितना प्रैक्टिस कर सको उतना प्रैक्टिस करो। मैथ्स कम टाइम में नहीं होने वाला, मतलब को टाइम चाहिए मैथ्स को मतलब करने के लिए। एंड फिर फिजिक्स के जो लास्ट के कुछ चैप्टर्स है हाँ, जो फिजिक्स के जो लास्ट के चैप्टर्स है, जैसे सेमीकंडक्टर्स हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, वहाँ से फॉर्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर लो। हाँ, फॉर्मूला बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज कर लो। सब लोगों ने एनसीईआरटी ही प्रेफर की है, चाहे वो जेईई का टॉपर हो, चाहे वो नीट का टॉपर हो। एनसीईआरटी बट ऐसे भी नहीं करते, तुम ऊपर से पढ़ रहे हो कि लाइक जो मतलब समझ के पढ़ रहे हो, हाँ उसके समझ के जो एक एक चीज तुम्हें देखनी है, चाहे भले तुम्हें अलग से किताब लेनी पड़े, बट वो चीज तुम्हें सारी क्लियर करनी है जो एनसीईआरटी में दे रही है ना। नहीं मैं तो कहूँगा कि मतलब अलग से किताब लेने की जरूरत नहीं है, बस एनसीईआरटी बार बार पढ़ो तो हो जाएगा, मतलब माइंड में बैठ जाएगा। तो माइंड में आ जाता है वो जितने भी, मतलब मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी एक्सेप्शनल केसेस आ जाते हैं डायरेक्ट जेईई में। मतलब मैं तो कहूँगा कि एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स रिविजन कर लो तो हो जाएगा। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से लाइक तुम्हारे अकॉर्डिंग कितने रिविजन्स हो जाने चाहिए जेईई देने से पहले? लाइक एक तो जनवरी वाला अटेम्प्ट हो गया जो इस बार फरवरी में हो रहा है, तो उससे पहले कितनी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो जानी चाहिए? तो मैं रिविजन का अगर बोलूँ तो मतलब मैं तो ऐसे करता था कि मैं आज जो पढ़ता हूँ मैं वीकली एक रिविजन करता हूँ, 6 से 7 दिन बाद हर रिविजन करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि हम भूलते नहीं है, क्योंकि हमारी टेंडेंसी होती है कि हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी। तो अगर आप मंथली रिविजन करोगे, ऐसे रेगुलर रिविजन करोगे तो आप भूलोगे नहीं, एकदम दिमाग में बैठ जाएगी वो चीज़ें। अच्छा भास्कर, ये होता है जैसे हम लोग जेईई प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, तो एक फेज आना ही होता है हर जेईई एस्पिरेंट के, कि उससे जब लगने लगता है कि अब तो कुछ नहीं होना है, लाइक मैं अपने आप को बहुत लो समझने लगते हैं, तो वो उस चीज सब खत्म हो गया, क्या होगा, लाइक आगे मेरे प्रिपरेशन भी नहीं हो रही है, मन भी नहीं लग रहा है, तो वो फेज कैसे लाइक तुमने किया, बाहर कैसे निकले उससे? जैसे अगर मैं बताऊँ कि मेरे जेईई एडवांस के पहले एक टाइम ऐसा आ गया था कि मॉक टेस्ट में कंटिन्यूसली कम नंबर आ रहे थे, मतलब मैं स्टडी आवर्स बढ़ा रहा था, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया था मैं, और फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में और ज़्यादा पढ़ने लग गया, लेकिन मतलब कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। तो तब मैंने डिसाइड किया कि मतलब अभी से पढ़ना कम कर दूंगा, और तब एक टाइम ऐसा है कि एडवांस के 5 दिन पहले तक मैं कुछ भी नहीं पढ़ा मैं। तो उससे क्या हो गया कि उससे माइंड का प्रेशर बहुत कम हो गया, एंड एग्ज़ाम में जाकर अच्छा कर पाया। तो यही करना पड़ता है, मतलब हर वक्त यही नहीं होता कि मेहनत करो पढ़ाई करो, तो किसी टाइम पे ब्रेक भी लेना पड़ता है ताकि अपने माइंड के प्रेशर को मतलब हल्का कर सके। तो मैं बता रहा हूँ कि जो तुमने साल भर प्रिपरेशन कर रखी होगी ना, वही तुम्हारे काम आने वाला है। तुम एंड में जितनी भी चीजें पढ़ते हो वो बस एज अ रिवीजन, हाँ मतलब 5 दिन में तो कुछ होगा नहीं ऐसा, बट शायद ही कोई 1-2 मार्क्स तुम आगे पीछे कर सकते हो, बट जो तुमने कर रखा है ऑलरेडी प्रिपेयर, बस उसी चीज को रिवीजन करो। हाँ, कुछ लोग होते हैं कि कुछ चैप्टर्स छूट जाते हैं लाइक किसी कुछ कंडीशंस की वजह से, ठीक है, तो वो लास्ट में क्या एकदम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, तो वो चीज नहीं करनी है। और इतना आसान तो नहीं मतलब इतना आसान तो पेपर आता नहीं कि आप 5 दिन में एक चैप्टर कर लोगे, ऐसा तो होने नहीं वाला। पूछते हैं वो तुम्हारे कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, जिससे कॉन्सेप्ट आता है और जिसने प्रैक्टिस कर रखी है काफी अच्छे से, तो वो इस क्वेश्चन को टैकल कर पाते हैं। तो लास्ट में हरी नहीं करना एकदम, ठीक है, लास्ट में जो वो होते हैं ना लास्ट मिनट रश, वो चीज नहीं करनी है। मतलब रेस्ट करो, बस रेस्ट करो, मैं यही बोलूंगा कि अपने माइंड को, दिमाग को रेस्ट दो, उसी चीज को रिवीजन करो। अगर तुम्हारा रिवीजन नहीं आता मतलब बिलीफ रखो अपने ऊपर, हाँ, और मतलब बिलीफ रखो अपने ऊपर कि मैं अच्छा करके आऊँगा, मैं अपने कैपेबिलिटी तक तो एटलीस्ट कर ही आऊँगा,
एंड फिर हो जाएगा, मतलब जब तुम्हारे मन के अंदर वो बिलीफ बैठ गया ना, फिर हो जाएगा, अपने आप हो हाँ, जाएगा। तो अपने को बिलीव करना है, मत बोलना है, बिलीव मत ज़्यादा टेंशन मत लो। होता है ना कि अब नहीं होने वाला, ऐसे नहीं करो, जितनी प्रिपरेशन हो उतने से करो, चाहे तुम्हारी भली कम प्रिपरेशन हो, फिर भी काफी लोगों को मैंने देखा है हाँ। तब भी वो काफी अच्छे स्कोर कर देते हैं, ठीक है। तो वही है। और लास्ट में तुम भास्कर क्या लाइक सजेशन देना चाहोगे जो अपकमिंग जे एस्पिरेंट्स है, लास्ट कंक्लूजन क्या है? तो मैं तो यही बोलूँगा कि अभी जो JEE 2022 वाले हैं उनको बोलूँगा कि अपने पढ़ाई के ऊपर फोकस रखो, मतलब सोशल मीडिया से दूर ही रहो, ये यूट्यूब इंस्टाग्राम वगैरह से बिल्कुल ही दूर रहो, ये सिर्फ तुम्हारा टाइम खाएगा और कुछ नहीं। सर एक यार जे एस्पिरेंट के मन में या मेरे मन में आया था कि आप लाइक किस तरीके से तुम लाइक चीजों को देखते हो, ठीक है। काफी सारे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी आ चुकी होंगी, जो अगर तुम यार ये वीडियो देख रहे हो जे एस्पिरेंट एज ए जे एस्पिरेंट, तो किस तरीके से यार तुम्हें वो चीज कॉन्कर करनी चाहिए। तो भास्कर तुम्हारी टिप्स क्या रहने वाली हैं जो अपकमिंग जे एस्पिरेंट्स है, किस तरीके से आप अगर एवरेज स्टूडेंट भी हो फिर भी आप बहुत ही एक अच्छी रैंक कैसे सिक्योर कर सकते हो? तो ये तो कोई ऐसा टिप नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि हमेशा मतलब हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, इस पे ही फोकस रखो, मतलब कोई घुमा फिरा के यही है बस, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, इससे अलग कुछ नहीं है। मतलब आपको डेली कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप 7-8 घंटे भी पढ़ रहे हो तो डेली का मतलब पढ़ो, ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ के बस तीसरे दिन सो रहे हैं, ऐसा नहीं, मतलब डेली अपना पढ़ने की कोशिश करो। एंड फिर मैं यही बोलूँगा कि जो भी अपकमिंग JEE 2022 देने वाला है वो अपना मतलब केमिस्ट्री में फोकस रखो, NCERT केमिस्ट्री में, उस पर 90-95% क्वेश्चन वही से बन जाते हैं। तो हाँ, यही है। एंड मैं ये नहीं कहता कि ये 2 साल की प्रिपरेशन ये आपका पूरा लाइफ डिपेंड करने वाला है, नहीं, ऐसा नहीं है। बट एटलीस्ट आपके जो आने वाले 4-5 साल है वो इस 2 साल की प्रिपरेशन में डिपेंड करने वाला है। हाँ, एटलीस्ट ट्राई करो, अपने 100% दो। हाँ, और जो हो रहा है वो यार वो तो डेफिनेटली होके रहेगा। और यही यार इस पॉडकास्ट को समअप करते हैं कुछ प्रो टिप्स की तरफ से। देखो, इस पॉडकास्ट को अगर मैं समराइज करूं तो हम लोगों ने बात की कि आपको कंसिस्टेंट रहना है और आपको लाइक आप बिना कोचिंग के भी JEE क्रैक कर सकते हो अगर तुम सेल्फ डिसिप्लिन रहो। अगर आप बुक्स फॉलो कर रहे हो तो वैसे पहले जो इंडियन ऑथर्स है उनकी बुक्स प्रेफर करो, एंड देन अगर आपकी वो कंप्लीट हो जाती है तो तुम डेफिनेटली वहां पर शिफ्ट हो सकते हो जो फॉरेन जैसे JDL वगैरह। और मॉक टेस्ट को स्किप मत करो। हाँ, और मॉक टेस्ट स्किप मत करो, मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो। हाँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है यार, क्योंकि अगर तुम मॉक टेस्ट करोगे ना स्किप तो वो चीज ना माइंड से तुम्हारे उतरते आएगी किस तरीके से एग्जाम पैटर्न होता है, किस तरीके से मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है टाइम सब्जेक्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और एक चीज है कि मतलब दोपहर में सो मत, क्योंकि JEE मेन अभी इवनिंग शिफ्ट में भी होता है, तो अगर दोपहर में सोने की आदत लग गई तो मतलब गए तुम। हाँ, तो दोपहर में मत सो, और सारे बच्चे नहीं सोते यार जिनका सिलेक्शन होता है, तो तुम्हें भी नहीं सोना चाहिए, ठीक है। तो इस पॉडकास्ट को यार यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स भास्कर ज्योति फॉर कमिंग इन माय थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और ये यार मेहनत करो, कंसिस्टेंटी के साथ करो, हार्ड वर्क करना मत भूलो और अपने बेस्ट दो, जो होगा देखा जाएगा। तो और अगर यार तुम्हें वीडियो, अगर तुम अभी तक इस वीडियो में हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब किए बिना अब तो मत जाना, भास्कर का चैनल सब्सक्राइब करो यार, और वीडियो को लाइक करो, मेरा भी चैनल है। और अपनी मेहनत पर पूरा फोकस करो, अपने आप पर बिलीव करो। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। सी हैव गुड डे, टिल देन बाय बाय।